हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी युग के बारे में। यानी कि गांधी जी जब अफ्रीका से भारत आते हैं तब से लेकर के भारत को आज़ादी मिलने तक, यानी कि 1947 तक महात्मा गांधी जी के द्वारा जिन जिन आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, उनके द्वारा जो संगठन बनाए गए, उनके द्वारा जो पत्रिकाएँ निकाली गई, उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं, आज समझने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही आंसर है वह है महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किया गया था। विश्लेषण में वही चीज़ लिखा गया है, 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, कस्तूरबा गांधी। इसका जो सही आंसर है वह है महात्मा गांधी। 1928 में बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल के द्वारा अच्छा नेतृत्व करने के कारण वहाँ की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। सन 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, वांकानेर के, उपर्युक्त सभी राज्यों के। इसका जो सही आंसर है वह है उपर्युक्त सभी राज्यों के। करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता थे। इनका एक और नाम मिलता है कबा गांधी। कबा गांधी इनका उपनाम था। करमचंद गांधी गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम मिलता है कबा गांधी, जो कि दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के और वांकानेर के। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर, इंडियन ओपिनियन। इसका जो सही आंसर है वह है इंडियन ओपिनियन। यानी कि गांधी जी जब अफ्रीका में रह रहे थे उस टाइम इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि नवजीवन भी उन्हीं की पत्रिका है, लेकिन नवजीवन का प्रकाशन उन्होंने भारत में किया था। इस पत्रिका की खास बात यह है कि यह 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी, गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिनिक्स फर्म कहाँ है? सूरतगढ़, एसेक्स इंग्लैंड, डरबन दक्षिण अफ्रीका, कंपाला। इसका जो सही आंसर है वह है डरबन दक्षिण अफ्रीका। 1904 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा फिनिक्स फर्म की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से महात्मा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे? छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, सत्य तथा अहिंसा, खादी तथा चरखा, सही लक्ष्य तथा सही उपाय। इसका जो सही आंसर है वह है सत्य तथा अहिंसा। इन्होंने राम राज्य के युगल सिद्धांत के रूप में सत्य तथा अहिंसा को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि राम राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब किसी राज्य में सत्य तथा अहिंसा का अच्छा खासा अस्तित्व हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। इसका जो सही आंसर है वह है गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने माना कि हिंसा ही केवल एक हिंसा नहीं होती है, हिंसा का एक अन्य रूप और हो सकता है जो कि सबसे क्रूरतम होगा। उन्होंने कहा कि गरीबी हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप है, यानी कि इससे बड़ा हिंसा का कोई अदर रूप नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष। इसका जो सही आंसर है वह है 21 वर्ष। गांधी जी 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। विश्लेषण देख लेते हैं, गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो 1915 में। वे कब
भारत से अफ्रीका गए थे तो 1893 ईस्वी में। कितनी उम्र में गए थे तो 24 वर्ष की उम्र में। कितना वर्ष रहे थे तो 21 वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, डरबन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटरमारिट्जबर्ग, डरबन, प्रिटोरिया। इसका जो सही आंसर है वह पीटरमारिट्जबर्ग है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पे गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। विश्लेषण देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। काले और गोरे का। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने विरोध किया। कहने का मतलब ये है कि उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई तुम काले हो, इसलिए तुम्हें सामान्य बोगी में जाना चाहिए, तुम हम लोगों के लायक नहीं हो, इसलिए हम लोगों के बीच में न बैठो। क्या किया गांधी जी ने? उनका विरोध किया कि भैया हम नहीं जाएंगे, हमने टिकट ली है प्रथम श्रेणी का, इसलिए हम प्रथम श्रेणी में ही बैठेंगे। इसका उन्होंने विरोध किया। जो वहाँ के गोरे लोग थे उन्होंने गांधी जी को पकड़ा और पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन जब आया उससे उन्होंने रेलवे स्टेशन पर उन्हें फेंक दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920। इसका जो सही आंसर है वह है कोलकाता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया गया था 1901 में, कोलकाता अधिवेशन में। विश्लेषण देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? यानी कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा एक साबरमती आश्रम स्थापित किया गया था, वह कहाँ, किसके बाहर था, किस नगर के बाहर या किस शहर के बाहर था? तो अहमदाबाद नगर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? साबरमती, फिनिक्स फर्म, वर्धा, सदाकत आश्रम। इसका जो सही आंसर है वह है फिनिक्स फर्म। फिनिक्स फर्म की स्थापना 1904 में किया गया था, डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई में, दक्षिण अफ्रीका में, शांति निकेतन में, पुणे में। इसका जो सही आंसर है वह है दक्षिण अफ्रीका में। विश्लेषण देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में सेवाएं प्रदान की तथा बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने धर्मार्थ जैसा कार्य अपनाया। उन्होंने जो दुखी थे, बीमारू लोग थे, उनका सेवा किया, उन्होंने अस्पताल में अपनी सेवाएं दी। इस प्रकार से उन्होंने धर्मार्थ का कार्य प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, दादाभाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जो सही आंसर है वह है गोपाल कृष्ण गोखले। यही थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। विश्लेषण देख लेते हैं। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे, यानी कि उग्रवादी नहीं बल्कि उदारवादी थे। कौन? गोखले। वह संभव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बागडोर में नहीं हो सकता, यानी कि उग्रवाद से हम लोग आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकते। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। वे कहते थे कि मेरा साधन भी पवित्र होना चाहिए और मेरा साध्य भी पवित्र होना चाहिए, दोनों की पवित्रता में ही भलाई है। गोखले ने इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर के गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता, सत्ता। इसका जो सही आंसर है वह है सत्ता। यानी कि राजनीति में सत्ता नहीं होनी चाहिए। जब सत्ता की अस्तित्व बनने लगती है तो वह धीरे धीरे कुलीनवाद की तरफ, कुलीन तंत्र की तरफ, तानाशाही की तरफ राज्य बढ़ने लगता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सत्ता का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, जबकि राज्य में नैतिकता, धर्म और मानवता का होना बहुत ही अनिवार्य है। विश्लेषण देख लेते हैं। गांधी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें
नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था। उन्होंने कहा कि राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, धर्म होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य नहीं होना चाहिए, यानी कि शासन व्यवस्था लोगों के द्वारा ही संचालित होनी चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे कोई ऊपरी शक्ति न हो जो सभी को नियंत्रित करे। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे कहते थे कि इस प्रकार की हम लोग समाज बनाएंगे जिसमें राज्य नहीं होगा, बल्कि केवल लोग होंगे और लोगों के द्वारा ही वो समाज शासित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल ने, विनोबा भावे ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। इसका भी सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह किया गया था। विश्लेषण देख लेते हैं। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, यानी कि सत्य को मान करके ही किसी वस्तु के लिए आग्रह करना है, अर्थात सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण, जो कि बिहार में है, से सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नील आंदोलन जो हम पढ़ते हैं, नील आंदोलन 1917 में बिहार में नील आंदोलन हुआ था। उसी नील आंदोलन को लेकर के उन्होंने प्रथम सत्याग्रह किया था। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन था या पहला सफल सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यह किसने कहा था? किसने कहा था कि विदेशी जो वस्त्र हैं उनकी जो बर्बादी की जा रही है उनके साथ सबसे अच्छा व्यवहार वही हो सकता है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था? बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था, यही सही आंसर है। महात्मा गांधी ने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी जो हो रही है, जो बर्बादी की जा रही है, उनके साथ सबसे अच्छा व्यवहार हो सकता है, इससे अच्छा व्यवहार कुछ नहीं हो सकता है। जबकि इस चीज़ का रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध किया था, कहा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। इसका जो सही आंसर है वह है निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। कहने का मतलब यह है, भारत से कच्चे माल ब्रिटेन जाते थे, ब्रिटेन से वस्त्र यानी कि वस्तुओं का निर्माण होकर के भारत के बाजार में वापस बिकता था अधिक मूल्य पे। कच्चे माल को अंग्रेज कम दाम पे ले जाते थे, उनका भी निर्माण करते थे, वस्तु बनाते थे, और वही माल यहाँ पे आने के बाद 8 गुना 10 गुना ज़्यादा रेट से बिकती थी। इसलिए गांधी जी का जो स्वदेशी का जो मानना था वो काफ़ी प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। इसका जो सही आंसर है पहले पे है 1917 में चंपारण। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920-22 में, यानी कि पहले ये अंतिम ये, यानी कि पहले पे यानी कि चौथा है, यानी कि 1 2 3 4। ये हुआ था फरवरी 1918 में, ये फरवरी मार्च 1918 में हुआ था। ये 1920-22 में हुआ था, 1917 में हुआ था चंपारण वाला। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 कालक्रम के अनुसार। ये देख लीजिए विश्लेषण। चंपारण 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में, खेड़ा हुआ था मार्च 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920-22 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? अहमदाबाद, चंपारण, बारदौली, खेड़ा। इसका जो सही आंसर है वह है चंपारण। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार सफल सत्याग्रह किया गया था। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। ये सही है, हमने पढ़ा है अभी कुछ टाइम पहले। वर्ष 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन में, जो कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन था 1916 में हुआ था, उसमें बिहार के किस नेता ने गांधी जी से मिला और चंपारण आने का निमंत्रण दिया? हाँ मैं, और किसान से संबंधित जो नील आंदोलन था, नील भाई जो समस्या थी तिनकठिया प्रणाली को लेकर के, उसका निवारण किया जा सके, तो राजकुमार शुक्ल। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। चंपारण में तिनकठिया प्रथा प्रचलित थी। तिनकठिया प्रथा नील की खेती से संबंधित थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि 3/20 यानी कि
20 कट्ठे खेत में 3 कट्ठे में नील की खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य था और नहीं करते तो कोड़े बरसाए जाते या कर बढ़ा दिया जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही? रस्किन से, थोरे से, टॉलस्टॉय से, उपर्युक्त सभी से। जो सही आंसर इसका है उपर्युक्त सभी से। रस्किन से भी गांधी जी प्रभावित रहे, थोरे से भी प्रभावित रहे और टॉलस्टॉय से भी प्रभावित रहे। विश्लेषण देख लेते हैं। थोरे से सविनय अवज्ञा आंदोलन और करबंदी की प्रणाली, रस्किन से शारीरिक श्रम की प्रणाली, टॉलस्टॉय से ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है इस बात की प्रणाली। यानी कि थोरे से भी प्रभावित रहे, रस्किन से भी प्रभावित रहे और टॉलस्टॉय से भी प्रभावित रहे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन। इसका सही आंसर है बारदोली सत्याग्रह। यह हुआ था 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में। विश्लेषण देख लेते हैं। गांधी जी के द्वारा किया गया नेतृत्व, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तिथि पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया नेतृत्व बारदोली सत्याग्रह 1928। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका जो सही आंसर है वह है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, जबकि गांधी जी आए थे 1915 में भारत। विश्लेषण देख लीजिए। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। इसका जो सही आंसर है वह है सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान, 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। इसका जो सही आंसर है वह है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? रेवरेंड थॉमस मूर, एवो ह्यूम, विलियम वावेल तथा रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज। इसका जो सही आंसर है रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज है। यानी कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे ये, यानी कि ये महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, चार्ल्स एंड्रयूज। विश्लेषण देख लेते हैं। रेवरेंड एंड्रयूज महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फर्म में रहते थे। फिनिक्स फर्म की स्थापना 1904 में डरबन में की गई थी। महात्मा गांधी ने गरीबी के प्रति उनकी निरंतर चिंता को देखते हुए दीनबंधु की उपाधि दी थी। यानी कि रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज की गरीबों के प्रति जो लगाव था, उसी लगाव से उनकी संवेदना को देखते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें दीनबंधु की उपाधि दी थी। वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। यानी कि रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज जो थे 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के क्या थे? अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? नैनी जेल को, यरवदा जेल को, पोर्ट ब्लेयर सेल्युलर जेल को, आगा खां पैलेस को। इसका जो सही आंसर है वह है यरवदा जेल को। महात्मा गांधी ने जब इसमें बंद थे उनके द्वारा यरवदा जेल को मंदिर की संज्ञा दी गई थी। विश्लेषण देख लेते हैं। यरवदा कारागार जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में है, गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यानी कि 1930 में जब बंदी के रूप में उन्हें यरवदा जेल भेजा गया, उसी दौरान उन्होंने यरवदा जेल को मंदिर की संज्ञा दी। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी। वही बात है जो मैं आपको समझाया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस का सदस्य नहीं थे, यही सही है। कांग्रेस का सदस्य थे, ये तो गलत है, यह भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वह है कांग्रेस का सदस्य नहीं थे भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी। यानी कि भारत को जब आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस में किसी भी पद पे नहीं थे महात्मा गांधी। विश्लेषण देख लेते हैं। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, यही सही है।
वर्ष 1934 में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ये क्वेश्चन ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था? नहीं। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था? नहीं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था? नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि जब नाथूराम गोडसे की गोली मारने के कारण गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, उसी समय अभिभाषण जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया जाता है, उसी समय कहा जाता है कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। विश्लेषण देख लीजिए। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी कुछ टाइम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? माउंटबेटन ने, एटली ने, साइमन ने, चर्चिल ने। इसका जो सही आंसर है वह है माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने कहा था महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी कि एक अच्छे खासा जो सेना है उसकी तुलना की जा सकती है महात्मा गांधी से, यानी कि एक सेना की जो क्षमता हो सकती है वह अकेले महात्मा गांधी जी में है। विश्लेषण देख लेते हैं। माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी। उन्होंने कहा था जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते वह काम गांधी जी अकेले कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही आंसर है वह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि साधन और साध्य, साधन एवं साध्य की पवित्रता बहुत ही जरूरी है। वही बात इस कथन में कहा गया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य भी पवित्र होना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग आप अपना रहे हैं वह भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साधन एवं साध्य की पवित्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही आंसर है वह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है, यानी कि जो मोरल रूप से जो गलत है, रॉन्ग है, और राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता। यानी कि मोरल दृष्टि से जब सही होगा, नैतिक दृष्टि से जब सही होगा, तभी राजनीतिक दृष्टि से भी सही माना जाएगा। यही कथन कही थी महात्मा गांधी ने, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ध्यान रखिएगा, कोटेशन में कभी यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण सत्याग्रह 1917 में। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, असहयोग आंदोलन के दौरान में पहला सफल सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में नील आंदोलन में तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, अहमदाबाद की हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। इसका जो सही आंसर है वह है अहमदाबाद की हड़ताल। अहमदाबाद मिल जो हड़ताल हुआ था उसी दौरान महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल की गई। विश्लेषण देख लेते हैं। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर के विवाद था, यानी कि प्लेग बोनस को लेकर के समस्या थी। गांधी जी ने 3 दिन के अनशन के बाद, यानी कि भूख हड़ताल के बाद समस्या का समाधान हो गया, जो कि भारत में उनका प्रथम भूख हड़ताल था, जो कि सफल भी रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? मुंबई में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, चंपारण में। इसका जो सही आंसर है वह है वाराणसी में। महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार जन भाषण दिया गया था वाराणसी में, BHU में उद्घाटन के दौरान। विश्लेषण देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था 1916 में हुआ था। उसी टाइम को आमंत्रित किया गया था 1916 में BHU में, वहीं पर इन्होंने पहली बार जन भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? यानी कि अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुआ था, मिल जो विद्रोह हुआ था, चाहे सत्याग्रह हुआ था, जो भूख हड़ताल हुई थी, उनमें किन लोगों ने हिस्सेदारी ली थी? कृषक वर्ग बिल्कुल नहीं, मध्यम वर्ग बिल्कुल नहीं, जनता बिल्कुल नहीं, मजदूर वर्ग। यही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? चंपारण ये किसानों से था,
खेड़ा यह भी किसानों से था। अहमदाबाद यही सही है, इस तो गलत है। यानी कि अहमदाबाद संघर्ष से औद्योगिक श्रमिक इसमें शामिल थे, यानी कि मील मजदूर इसमें शामिल थे, जो कि एक प्रकार के औद्योगिक श्रमिक ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905, अहमदाबाद 1906। इसका जो सही आंसर है वह है दक्षिण अफ्रीका 1903। दक्षिण अफ्रीका में ट्रस्टीशिप सिद्धांत को अपनाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1903 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधीयन इनोवेशन यानी कि गांधी जी का नवाचार से तात्पर्य है अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यही सही आंसर है, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए गांधी जी का इनोवेशन है, यानी कि गांधी जी का नवाचार का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिन्हा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका जो सही आंसर है वह है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के द्वारा 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया गया ताकि नील जो बागान मालिक हैं जो किसानों का शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, और वह सफल भी रहा। 1917 में बिहार में नील विद्रोह हुआ तिनकटिया प्रणाली के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/17 भूभाग पर नील की खेती करना। इसका जो सही आंसर है वह है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। यही तिनकटिया प्रणाली थी। इसमें यह होता था, किसी किसान के पास, कहने का मतलब यह है 20 कट्ठे खेत में 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य था। अगर नहीं करते तो कर देना पड़ता था, कोड़े बरसते थे। इस प्रकार से किसान को मजबूरी में नील की खेती करनी पड़ती थी, जो कि बाजार के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही खराब स्थिति थी, नील को बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं मिलता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। इसका जो सही आंसर है वह है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी का सहयोग किया गया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह। इसका जो सही आंसर है वह है महात्मा गांधी। चंपारण नील आंदोलन 1917 में हुआ था बिहार में, चंपारण जिला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? CR दास, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। इसका जो सही आंसर है वह है CR दास। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने। विश्लेषण देख लेते हैं, सितंबर 1920 में कोलकाता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। यानी कि 1920 में कलकत्ता में असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, तो CR दास ने क्या किया, विरोध किया। आगे देखते हैं, दिसंबर 1920 में, यानी कि सितंबर के बाद दिसंबर में भी नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। असहयोग प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का जो अनुसमर्थन किया गया था वह CR दास के द्वारा किया गया था और उसको प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नील आंदोलन। इसका जो सही आंसर है वह है असहयोग आंदोलन। यानी कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। विश्लेषण देख लेते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन वर्ष 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। आगे देखते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो कि वर्ष 1920-22 में चलाया गया था। पहला सत्याग्रह तो चंपारण में नील की जो खेती होती थी, जो वहाँ के जो मालिक थे उनके विरुद्ध ये पहला सत्याग्रह था। लेकिन जन आंदोलन जो था वह असहयोग आंदोलन था, तो बहुत ही बड़े स्तर पे हुआ था 1920-22 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय,
गोलमेज सम्मेलन के समय। इसका जो सही आंसर है वह है असहयोग आंदोलन के समय। गांधी जी ने कहा कि 1 वर्ष में हमें स्वराज चाहिए। विश्लेषण देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। उन्होंने कहा कि हम 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करेंगे। 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है औपचारिक तौर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी कौन? तो हिंद केसरी, केसरी हिंद, राय बहादुर, नाइटहुड। इसका जो सही आंसर है वह है केसरी हिंद। केसरी हिंद उपाधि जो मिली थी महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के द्वारा वापस कर दिया गया। नाइटहुड की अगर हम बात करें तो नाइटहुड जो रॉलेट एक्ट हुआ, रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, यह भी ध्यान रखिएगा। विश्लेषण देख लेते हैं। 1915 में जब गांधी जी भारत वापस आए तब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसरी हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। कहा कि भाई अपना जो केसर हिंद जो उपाधि है, जो सम्मान है, वह अपने पास रखो, नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मुजफ्फरपुर कांड। इसका जो सही आंसर है वह है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में होता है, 4 फरवरी 1922 में होता है। इससे क्रुद्ध होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जबकि कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध भी किया था। विश्लेषण देख लेते हैं। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? मदन मोहन मालवीय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शौकत अली ने, मोतीलाल नेहरू ने। इसका जो सही आंसर है वह है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि जो विदेशी वस्त्र जलाए जा रहे हैं उसके साथ निष्ठुर बर्बादी है, नहीं ऐसा करना चाहिए। जबकि महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, इसके साथ सही यही सबसे अच्छा व्यवहार हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से? तो सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से, वर्धा से। इसका जो सही आंसर है वह है दांडी से। विश्लेषण देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चल करके 24 दिन में लगभग 390 किलोमीटर यानी कि 241 मील की यात्रा कर दांडी, गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, पहुँचे, जहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। ये थोड़ी पेचीदा चीज़ है। क्या हुआ कि महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकलते हैं पैदल 78 सहयोगियों के साथ, 24 दिन की यात्रा की, यानी कि 390 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी कि 241 मील की यात्रा तय की। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या किया? नमक उठा करके नमक कानून को भंग कर दिया, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हमें ये मतलब इसका जो आंसर होगा वही होगा, यानी कि दांडी से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर, किरबाई पेज, लुई फिशर। इसका जो सही आंसर है वह है वेब मिलर। विश्लेषण देख लेते हैं। वेब मिलर एक अंग्रेजी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी अरविंद समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, नमक पर कर समाप्त करने के लिए। इसका जो सही आंसर है वह है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी अरविंद समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। विश्लेषण देख लेते हैं। गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की। उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है जिसे गांधी अरविंद समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी अरविंद समझौता का मुख्य उद्देश्य यही था कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, हम लोगों के मानने को माने और हम लोग अपनी कार्यवाही जारी रखें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था या किस तारीख को हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। ये ध्यान रखिएगा। किन के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को
दो महात्मा कहा, मीरा बहन, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही आंसर है वह है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कहा कि गांधी और अरविंद दो महात्मा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने। महात्मा गांधी ने। ये कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। विश्लेषण देख लेते हैं। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया, यानी कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। इसके अलावा सरोजनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, न मेंबर थे, कुछ नहीं थे। इन्हीं बेसेंट ने भी सम्मेलन में भाग लिया था। इनको याद रखिएगा या ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी एलिमिनेशन में, 3 लोगों का नाम दे देगा, पूछ लेगा कि कौन शामिल था कौन नहीं शामिल था, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय, कोलकाता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, दिल्ली के दंगों के समय। इसका जो सही आंसर है वह है कम्युनल अवार्ड के समय। 1932 में होता है कम्युनल अवार्ड। विश्लेषण देख लेते हैं। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। सांप्रदायिक निर्णय का मतलब ये है कि 1932 से पहले जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे उनको तो पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई थी, लेकिन 1932 में जब सांप्रदायिक अवार्ड घोषित कर दिया जाता है मैकडोनाल्ड के द्वारा, उसका उन्होंने गांधी जी ने विरोध किया। उसमें यही लिखा था कि अब जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको भी मतलब पृथक निर्वाचन की सुविधा दी जाएगी, जो कि कहीं न कहीं भारत को बांटने की एक साजिश थी। इसका गांधी जी ने जो पुरजोर विरोध किया और पहला आमरण अनशन किया। 24 सितंबर को अम्बेडकर गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पुनः समझौता होता है। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया, यानी कि जो कम्युनल अवार्ड था उसको समाप्त कर दिया गया और गांधी जी और अम्बेडकर के जो लोग थे हस्ताक्षर किए एक समझौते पे। इस प्रकार से 26 सितंबर को गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, नारायण गुरु ने, घनश्याम दास बिड़ला ने। इसका जो सही आंसर है महात्मा गांधी ने। घनश्याम दास बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे, यह भी ध्यान रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, विनोबा भावे। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान। दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। वही चीज़ इसमें लिखा गया है। अगर इसमें जानने वाली चीज़ यही है कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, दूसरे हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे हुए थे ब्रह्मदत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? महात्मा गांधी। किसने कहा था ये? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो सही आंसर वह है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका जो सही आंसर है वह है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। 8 अगस्त 1922 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में हमें संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द हमेशा आज़ादी से कम कुछ भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, अब महात्मा गांधी ने ठान लिया था, कांग्रेस ने यह ठान ली थी कि आज़ादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए, आप कुछ भी कर लो मेरे लिए। उसी समय उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने। इसका जो सही आंसर है वह है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अम्बेडकर ने, सरोजनी नायडू ने। महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख बनाया गया था, जो प्रारूप बनाया गया था, वह महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी क्या? हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में, उर्दू में। हिंद स्वराज जो पुस्तक थी वह गुजराती भाषा में लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। विश्लेषण देख लीजिए। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की मूल रूप से गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा गया था जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे। यानी कि जब लंदन से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे उसी टाइम वो जिस जहाज पर बैठे थे उसी जहाज पर बैठे बैठे उन्होंने हिंद स्वराज की रचना कर डाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी थी किसमें? हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, अंग्रेजी में। इसका जो सही आंसर है गुजराती। गुजराती में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। विश्लेषण देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के साथ प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन कौन सी थी? हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वह है उपर्युक्त सभी। हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन सभी पत्रिकाएं महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई थी। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी। एक चीज़ और आपको बता दूं जो क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं हो पाया है वह है महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र जो कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी बेलगाम में 1924 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। केवल एक बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, बेलगाम कर्नाटक में है 1924 ईस्वी में। महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था 1924 ईस्वी में कर्नाटक में बेलगाम में। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि महात्मा गांधी से आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आप करने में सक्षम होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।